नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, जहां पर 27 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो चुका है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, इसके बाद क्या कुछ असर होगा देश की राजनीति में और खासकर बिहार की राजनीति में? हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। पहले तो सर, सबसे पहली बात है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की हार हुई है, इसका आखिरकार कारण क्या है? क्या कारण ये है कि जनता ने अपना मिजाज बदल दिया है, या 10 साल का जो शासन काल था उसमें जनता को वो सारी सुविधाएं नहीं मिली जो मिलनी चाहिए? क्या आखिरकार वजह है? देखिए, दिल्ली में ये बार चुनाव जो है, एक तो अंतिम बात आपने कही कि कोई 10 साल हो गया था जी। तो हर कोई सरकार यदि 10 साल हो जाता है तो एक उसके खिलाफ सत्ता विरोधी मिजाज, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एक बड़ा पॉपुलर वर्ड हो गया है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। तो वो तो हो ही जाता है। हर की जो उम्मीद होती है, कोई पहली बार सरकार में आता है तो जितनी उम्मीदें होती है, जो लोग को भरोसा दिया जाता है, शायद नहीं पूरा हो तो फिर एक इंतजार करता है, अच्छा परफॉर्मेंस हो तब फिर रिपीट भी होता है जी। तो एक तो वो कारण था। दूसरा था कि देखिए, अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन की उपज थे, और वो अन्ना हजारे आंदोलन किया था आज़ादी के बाद। जिन लोगों ने देखा समझा राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया और उसमें खासकर उसमें कांग्रेस हुकूमत थी। कांग्रेस जिस ढंग से भ्रष्टाचार की आम चर्चा होती थी, कई घोटाला आपको याद होगा उस समय, 2G घोटाला, कोल स्कैम, क्या क्या नहीं। और अन्ना हजारे ने आंदोलन की शुरुआत की कि भाई राजनीतिक भ्रष्टाचार खासकर रोकने के लिए कोई लोकपाल जैसी संस्था बननी चाहिए, एक मुख्य मांग थी। इसको लेकर आंदोलन में काफ़ी पूरे देश में एक आंदोलन का रूप ले लिया था। केजरीवाल उसी की उपज थे। अन्ना हजारे कभी इस तरह की पार्टी और सरकार बनाने के पक्षधर हिमायती नहीं थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से कही कि अन्ना हजारे को भी डीच किया और पार्टी में आ गए, पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी बनाई। और जिन बातों की चर्चा उन्होंने की थी कि आम आदमी पार्टी जिस तरह का नाम है, हम सरकार में आएंगे तो हमारा आम आदमी की तरह व्यवहार भी होगा, रहन सहन, बात विचार, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो सब उलट दिखा। भ्रष्टाचार के आंदोलन से उपज थी और उस भ्रष्टाचार के आरोप में पूरी सरकार, वो खुद घर गए, जेल गए, उनके डिप्टी CM गए, सत्येंद्र जैन गए, और फिर सब पूरी दुनिया ने देखी। ये सबसे एक लोग को निराशा हुई। फिर सुख सुविधा का जहाँ तक सवाल था, खुद वो वहाँ जो मुख्यमंत्री का आवास था उस पर शीश महल करके इतने सारे खर्च हुए, कोई 60 करोड़ रुपये से अधिक खर्च मुख्यमंत्री के आवास पर हुए। वो पीरियड था जब पूरा देश दुनिया कोरोना से पीड़ित था, कोरोना का संकट झेल रहा था जी। ये सारे चीज़ को बीजेपी ने बजाबता एक परसेप्शन जनता में इसको मैसेज देने में कामयाबी हुई, और उनके काम और साख इस चुनाव में तो दोनों ध्वस्त हो गया। जो नतीजा सामने आया कि 70 सीट वाली विधानसभा में अब वो जो 62 सीटें थी, वो सीटें घटकर हो गई उनकी, आधी भी नहीं रही, 22 सीट हो गई। जबकि पिछले 2 चुनाव में पहली बार जब वो आए तो 67 सीट पर जीत मिली थी, बाद में फिर 62 सीट पर जीत मिली। चौथी बार वो चौका लगाने वाले थे CM पद का, हालत ही हो गई कि न वो खुद भी हारे और उनकी पार्टी का जो हश्र हुआ सो आपके सामने है। तो सबसे बड़ी कारण थी, एक तो खुद भी एक ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, उससे ज़्यादा उनका जनता की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। आज वहाँ का चुनाव, जो दिल्ली का चुनाव देश की राजधानी है, जो आम आदमी की बुनियादी जरूरत होती है वो क्या है? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही ना लोग चाहते हैं। अब इस सब फ्रंट पर जो काम कम प्रचार ज़्यादा था, ये एक लोगों ने अनुभव किया कि आप जो वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी हो काम कम करती है, प्रचार ज़्यादा करती है। और उसी दिल्ली में केंद्र की सरकार की भी बैठती है, तो एक उनसे भी एक पॉलिटिकल, जिस ढंग से हमेशा विवाद, राजनीति, गाली गलौज की भाषा ये जो चलती रही, तो लोगों में निराशा हाथ लगी। तो वो निराशा के बाद और बीजेपी ने इस सिचुएशन को क्रॉप अप किया और जो लोगों को भरोसा दिलाया, जिस ढंग से कुछ फ्री वीजा एक चर्चा हो रही है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने की, जितनी सारी घोषणाएं अरविंद केजरीवाल ने लोगों को उम्मीद जगाई वोट लेने के लिए, उसे बढ़ चढ़ कर बीजेपी ने लोगों को भरोसा दिया। और चुनाव के पहले 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण, आपको पूरे देश में 40% वर्किंग क्लास कहते हैं, नौकरी पेशे लोग और भी कुछ इस ढंग के, जिसको मध्यम वर्गीय कहते हैं।
चुनाव के इस 4-5 दिन पहले केंद्रीय बजट में जो 12 लाख आयकर में छूट की सीमा से इसको बाहर कर दिया गया, और जो वर्किंग क्लास है कर्मचारी उसके लिए 8th पे कमीशन लाने की बात। जी। तो इस सब का असर हुआ कि वहाँ बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बन गया, और बीजेपी ने इसके लिए बहुत परिश्रम किया था। पिछले जो आपने ठीक ही कहा अपनी प्रारंभिक चर्चा में कि 27 साल सत्ता से वनवास के बाद ये वापसी हो रही है। ये 7वीं विधानसभा थी, और पहली विधानसभा बनी थी तो वो भाजपा की सरकार वहाँ थी, लेकिन 98 से लगातार 3 चुनाव में वहाँ शीला दीक्षित जीतती रही, 3 टर्म रही वो, और उसी तरह से अभी 3 टर्म भी रह चुके थे, तो इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो कुल मिला जुलाकर खुद ये पूरी हार सिर्फ अरविंद केजरीवाल की अपनी स्ट्रेटजी, उनकी छवि धूल धूसरित होने के कारण, और जनता की उम्मीद पर नहीं खरे उतरे। अब देखिए 2 चीज़ चुनाव के 1 दिन पहले, 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि वहाँ दिल्ली वासियों को जमुना पानी आता है हरियाणा से नहर के। एक आरोप किया कि उन्हें नहर वहाँ की सरकार ने जहर घोल दिया है उसमें। भला ये कोई विश्वास की बात की जा सकती है क्या? दूसरे दिन कहा कि अभी तो नतीजे नहीं आए थे, इस 16 विधायकों को 15 करोड़ रुपए प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि सपोर्ट कीजिए। अभी रिजल्ट नहीं है, किसकी जीत निश्चित थी। अब ऐसे आरोप को कुछ करके एक माहौल खुद मैं मानता हूँ। फिर दूसरा जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो उनकी भाषा बोली थी, धीरे धीरे सब कुछ रास नहीं आया। देखिए भ्रष्टाचारी के खिलाफ आप यदि उसमें कांग्रेस सत्ता में थी तो ये बात ठीक है कि खुद के तो एक कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट खुद लेते थे, और दूसरों को बेईमान भ्रष्टाचारी है इसका मेडल बांटा करते थे। अब पूरी सरकार उसी में ये हो गई, तो जनता को लगा कि नहीं, एक उम्मीद है। बीजेपी जो डबल इंजन की सरकार थी, और नरेंद्र मोदी के लिए भी कसक की बात थी कि 2014 में लोकसभा चुनाव में जीत कर आए, इन दिल्ली की सत्ता नहीं मिली, तो वही एक टीस थी। इस चुनाव में वो सारी टीस समाप्त हो गई, और नरेंद्र मोदी के नाम और काम और चेहरे पर दिल्ली के लोगों ने भरोसा किया है, और बड़ी शानदार जीत मिली है कि 70 वाली सीट में 68 सीटें मिली हैं, ये 48 सीटें मिली हैं बीजेपी को, और 22 सीट। तो मैं मानता हूँ कि इन्हीं कारणों से आपकी हार हुई है। और अब आपने देखा कि आज वहाँ की मुख्यमंत्री अतिशी ने इस्तीफा भी कर दिया है। जो मौजूदा असेंबली 7वीं विधानसभा है वो भंग भी हो गई है 8वीं, और संभवतः 15 फरवरी को नई सरकार बनेगी। अब एक सवाल आपने कर दिया कि दिल्ली के चुनाव का देश पर, और खास करके इस साल के शुरू में तो दिल्ली में चुनाव हो गया, और साल के अंत में बिहार में चुनाव हो गया, उस पर क्या असर होगा? इस साल 2 ही चुनाव होना है, और फिर अगले साल 4 राज्यों में चुनाव होंगे। लेकिन इस साल जो बिहार में चुनाव होना है, आप बिहार की चर्चा कर रही हैं। देखिए यहाँ तो एनडीए सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है। एक असर ये होगा कि भाजपा का मनोबल बड़ा ऊंचा होगा। अभी थोड़ा सा आपको बैक में ले जाएं तो आप याद करेंगे कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी पावर में आए, उसमें 7 स्टेट में बीजेपी पावर में थी, जिसमें 5 खुद और 2 में सहयोगी दल। 18 में तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक परवान ये चढ़ा, 21 राज्यों में बीजेपी शासन में थी या उसके सहयोगी। अभी भी अब 16 राज्य में आज भी देश में बीजेपी शासन में है, और एक 17वां स्टेट दिल्ली मिल गया है, जो दिल्ली की टीस थी। दिल्ली में केंद्र सरकार रहती है, और दिल्ली में भाजपा केंद्र सरकार में नहीं, एनडीए गवर्नमेंट नहीं थी, अब वहाँ भी हो गई। तो एक तो असर ये होगा कि भाजपा का मनोबल ऊंचा है, और यहाँ उसी हिसाब से भाजपा जिस ढंग से महाराष्ट्र में और अभी हरियाणा में चुनाव के बाद जो हौसला बुलंद था, वो हौसला और परवान चढ़ा है। एक ही एक लाभ होगा। दूसरी बात मैं मानता हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार जो अब भी लगभग 2 दशक से यहाँ सत्ता है उनकी, और सरकार में सहयोगी पार्टी का फेरबदल, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, और चाहे विपक्ष में कभी राजद होता है, कभी भाजपा होती है, फिर अभी बीजेपी है। तो एनडीए की सरकार के सामने चुनौती क्या होगी? एक सवाल ये है। चुनाव का प्रभाव तो पूरे देश में पड़ेगा, लेकिन हर स्टेट में चुनाव की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, मुद्दे होते हैं। दिल्ली में इस बार जो चुनाव हुआ उसमें कोई जाति और कोई धर्म, इस तरह का कोई माहौल नहीं था। स्थानीय मुद्दे पर, सड़क, सफाई, बिजली, इन मुद्दे पर चुनाव वहाँ हुए। लेकिन बिहार का थोड़ा अनुभव डिफरेंट होता है। आप जानते हैं कि बिहार में जाति की एक सच्चाई है, जात के आधार पर पार्टियां हैं, जात के आधार पर नेता हैं, और जात के आधार पर गोलबंदी है। तो इस चुनाव में
तब भी इस सब की परिस्थिति में यहाँ मुख्य विपक्षी दल है राजद, जिसका मुख्य राजनीतिक आधार माना जाता है M.Y. यादव मुस्लिम, और तेजस्वी सीएम के चेहरा हैं महागठबंधन की ओर से, और उसमें 2 बार तो डिप्टी सीएम बने नीतीश कुमार के साथ ही, और दूसरी ओर नीतीश कुमार ही फिर चेहरा है एनडीए की तरफ से, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इस चुनाव में एक विशेषता ये होगी कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, ये 3 चेहरे ऐसे हैं जो नीतीश के सहयोगी बनकर लड़ेंगे। तो एक कुनबा बड़ा है, और जाति समीकरण के हिसाब से भी कहेंगे तो ये कुछ वोट और नेता और जाति जुड़ी है। लेकिन सर एनडीए में एकजुटता काफी देखने को मिली है। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि एक सामाजिक तौर पर भी एनडीए का कुनबा बड़ा दिख रहा है। एनडीए अभी से ही चुनावी रंग में रंग चुका है। अभी नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है भी चुनाव का ही एक सरकारी रिहर्सल है। जो कहीं जा रहे हैं तो सरकार से लोग अपेक्षा क्या करते हैं? योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, नई योजना की स्वीकृति। तो दिल खोलकर जहां कभी मुख्यमंत्री जा रहे हैं जिलों में और वहां नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, लौट कर कैबिनेट से कोई अभी 13-14 हजार करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। मतलब नीतीश कुमार ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो प्रॉमिस करते हैं वो हवा में नहीं है, उसको पूरा करते हैं। फिर एनडीए का पूरा कुनबा प्रदेश भर में घूम कर सब जगह मीटिंग्स हो रही है। तो मतलब पूरी चुनाव तैयारी में अभी से ही, अभी तो 8 महीने बाकी हैं, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होना है। तो एनडीए तो पूरी तरह एक्टिव है और 225 का लक्ष्य रखा है कि भाई इस बार हम 225 सीट जीते। अब रही बात, इधर महागठबंधन है और महागठबंधन में जो कांग्रेस वहाँ अभी अलग थलग लड़ी, अकेले पड़ गई, और सारी पार्टियां, इवन राजद भी इस बार, आपको याद होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ एक खुद ही पेशकश की ममता बनर्जी कि भाई हम इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने को तैयार है, और लगे हाथ लालू प्रसाद ने भी सपोर्ट किया, समाजवादी पार्टी ने किया। तो क्या इसका असर भी होगा? कांग्रेस जो दिल्ली के चुनाव में, कांग्रेस तो खुद एक खाता नहीं खोली, लेकिन उसके वोट परसेंटेज बढ़े, 7-6% से अधिक उसके वोट बढ़ा है उसका, माने समर्थन बढ़ा, सीटें नहीं शून्य रह गई लगातार 3 चुनाव में, उसको 0 रहा है उसका। लेकिन इस चुनाव में 2-3 खास बात यह थी, हालांकि सभी 70 सीट के लिए कांग्रेस लड़ी, 3 सीट पर ही जमानत बची, 67 सीट्स पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। लेकिन 12 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस कई लड़ने के कारण आपको हार हुई। फिर ये भी देखने को मिला, जो सामने नतीजा आता है कि एक जगह जहां AIM भी लड़ी है, मतलब खासकर मुस्लिम वोट की मैं बात कर रहा हूँ, तो कुल मिला जुला कर कांग्रेस का ये तेवर है। और कांग्रेस इस बार जो मुझे मन और मिजाज दिख रहा है, या कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं में से भी, कांग्रेस के यदि दिन बहुरेंगे तब जब वो लड़ना शुरू करेगी और अपने बूते सभी सीट पर लड़ेगी। ये प्रयोग वहाँ किया है। इस चुनाव में जो मुझे प्रतिक्रिया देखने को मिली, जो कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले लोग हैं कि इस चुनाव में, चुनाव के इस जरिए विस्तार होगा संगठन का, इसका फायदा अगले चुनावों में देखने को मिलेगा। एक मिजाज बिहार में भी है। बिहार में जो लोग लालू प्रसाद के साथ नहीं रहने के हिमायती हैं, वो आज यहाँ ये आवाज़ है कि हमें खिलाफ लड़ना चाहिए, साथ में नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन जो विधायक हैं उसमें अधिसंख्य लालू के साथ रहना चाहते हैं। पिछले चुनाव में 70 सीटें मिली थी, 19 पर जीत हुई। तो राजद में कसक थी कि हम यदि कम सीट दिए होते तो राजद को अकेले बहुमत मिल गया होता। हमने अपनी शक्ति का क्षय किया कांग्रेस को इतनी सीट दे करके। एक ही मिजाज है। अब सवाल है कि दिल्ली में जो कांग्रेस ने रुख रवैया अपनाया, यदि वही रुख रवैया रहा और यहाँ तेजस्वी और लालू प्रसाद कांग्रेस को सीट घटाने की यदि सोचेंगे तो शायद कांग्रेस अकेले लड़ना पसंद करेगी। उस स्थिति में नुकसान किसका होगा, ये सहज समझा जा सकता है। एक और बात है कि अब महागठबंधन में एक नया पार्टनर मुकेश सहनी के रूप में, मुकेश सहनी अति पिछड़ी जाति से हैं, डिप्टी सीएम का चेहरा है। आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में मुकेश सहनी और तेजस्वी ने धुआंधार 250 से अधिक सभाएं की थी। रिजल्ट भी आया, 10 सीट इस बार विपक्ष के 1 से 10 हो गया, एक ही सीट थी विपक्ष की। तो कुल मिला जुलाकर हाँ, राजद का अकेले सभी 23 सीट पर राजद लड़ा था लोकसभा में, लेकिन उसको 4 ही सीट पर कामयाबी मिली। लेकिन एक झटका था राजद को कि विधानसभा में दूसरी बड़ी पार्टी हो चुकी थी। विधानसभा के चुनाव में तो अकेले बड़ी पार्टी उभरी थी, लेकिन 38 विधानसभा क्षेत्रों में ही राजद को बढ़त मिली। तो इसलिए तेजस्वी पूरे संगठन को गियरअप करने के लिए, मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए
और कंस्टिट्यूंसी वाइज फीडबैक लेने के लिए वो भी जिला की यात्रा कर रहे हैं। जी। तो उसका एक असर होगा कि मुझे लगता है कि राजद अपने कम से कम 1.5 दर्जन से अधिक सिटिंग विधायकों को बेटिकट कर सकता है। 60 पिछले चुनाव में 144 सीट राजद लगा था। लगता है कि इस बार कुछ नए चेहरे पर भी दाव लगाएगा, उसकी संख्या भी कोई 50-60 हो सकती है। और फिर जो जैसा तेजस्वी कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी बनाएंगे, अभी तो MY की पार्टी है, ऐसा कुछ करेंगे तब मुकाबले में रहेंगे। अन्यथा आज की तारीख में तो एक तो दिल्ली में चुनाव में मिली जीत और एनडीए का कुनबा, जो खुद भी आप बता रहे हैं कि एनडीए तो अभी से ही लग गया है और राजद और महागठबंधन में अभी भी वो ना एकजुटता दिखती है, जैसी एकजुटता दिख रही है। हाँ, सीट के बंटवारे को लेकर तो खींचतान चुनाव के पहले हुआ ही करता है और पार्टी के नेता अपनी राजनीतिक दुकानदारी के लिए अधिक दावेदारी करते हैं, अंतर तो समझौता करना ही पड़ता है। कुल मिला कर एक चुनावी परिदृश्य में मुझे लगता है कि दिल्ली के इस जीत के बाद एनडीए का हौसला जैसा बुलंद है और यहाँ तो पावर में ही है, तो यहाँ फिर सत्ता में कायम रहें, इसकी पूरी ताकत लगाएगा राजद। और फिर आपने देखा कि अभी प्राइम मिनिस्टर इसी महीने फिर बिहार आ रहे हैं, कई बार आएंगे, कई नई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन होना है जी। तो कुल मिला कर जो एक काम और साख के सवाल पर भी नीतीश कुमार का एटलीस्ट इस लंबे काल तक सीएम रहने के बाद भी जो अरविंद केजरीवाल ने खोया, जो साख खोया, तो वो चीज़ अभी नीतीश कुमार नहीं, कोई इतने लंबे काल तक सीएम रहने के बाद भी कोई दाग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का कोई सीधा आरोप नहीं है। हाँ, एक सवाल है नीतीश कुमार को लेकर कि उनकी उम्र और उनकी सेहत की चिंता होती है और तेजस्वी यादव इसी को मुद्दा बना रहे हैं कि भाई अब सीएम अचेत हैं, सीएम खुद फैसला नहीं, कोई डीके बॉस हैं, कोई डीके टैक्स है, जैसे कभी आरसीपी टैक्स होता है, मतलब प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बात करते हैं। फिर कहते हैं कि भाई यहाँ माफिया, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो या जमीन माफिया हो। हाँ, इस फ्रंट पे मैं मानता हूँ कि कानून व्यवस्था के सवाल पर नीतीश गवर्नमेंट का जो यूएसपी रहा था उसमें कहीं कुछ शिथिलता दिख रही है। इस चुनाव का साल है, इस फ्रंट पर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही सख्ती से पेश है। यहाँ तो लोग बुलडोजर एक्शन की अपेक्षा करते हैं कि क्रिमिनल्स के खिलाफ जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट वहाँ सख्त है, वो सख्ती यहाँ दिखनी चाहिए। लेकिन चुनावी परिदृश्य अभी तो 8 महीने बाकी हैं, कैंडिडेट का सिलेक्शन भी एक बात होती है, कुछ इंतजार कीजिए। लेकिन दिल्ली के चुनाव का निश्चित रूप से बिहार, जब ये दूसरा चुनाव होगा बिहार में इस साल में, तो असर तो निश्चित देखने को मिलेगा। और उसमें फिलहाल मुझे लगता है कि ये चुनाव जो होगा उसमें फिर तेजस्वी का जो अभी सामाजिक समीकरण है, तो मुस्लिम वोट के बंटने के आसार हैं, वो कोशिश कांग्रेस भी करेगी, एआईएम को भी करेगी। सर, एआईएम कितना बड़ा फैक्टर होगा? वो वैसे की अगर हम बात करें, ये तो उन्होंने खुद ही बता दिया, जिस तरीके के नतीजे आए, 5 विधायक थे, हालांकि 4 विधायक टूट गए, एक बचे हैं अभी अख्तरुल इमाम जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो वो कितना बड़ा खतरा होगी राजद के लिए? नहीं, खतरा तो देखिए, एआईएम सीमांचल में 5 सीट का जितना ही जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस हो या राजद हो, उसके लिए तो एक खतरे की घंटी बजा दी। 5 सीटें जीती थी, 4 विधायक जा मिले, इसके कारण पार्टी का जो अस्तित्व है, पार्टी का जो मैसेज है, वो तो अपनी जगह बरकरार है। अख्तरुल इमाम ने कहा है कि न सिर्फ इस बार जो राजद ने हमारे 4 विधायकों को मिलाया तो हम मजा चखाएंगे, तो वो मुस्लिम डोमिनेटेड जो कोई कंस्टिट्यूंसी, कोई कम से कम 30 से 40 जहां मुस्लिम भी हो और गैर मुस्लिम कैंडिडेट भी देंगे। आपने देखा अभी 4 सीटों के लिए जो चुनाव हुए उसमें भी एक वो गैर मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया, तो ये प्रयोग करेगा एआईएम। तो खतरा तो एआईएम से भी है, मुस्लिम वोट बैंक के बंटने का। और दूसरा भी एक छवि देखिए, राजद नीतीश कुमार का भी भाजपा के साथ रहने के बाद भी मुसलमान उन पर भरोसा करते हैं। अब मुस्लिम वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया है, ये जैसा उनका दावा है, और राजद अपनी जगह है, कांग्रेस साथ रहेगी, तब तो कोई स्थिति थोड़ी भिन्न होगी। अभी चुनाव में आपने देखा, लोकसभा के चुनाव में 2 कांग्रेस के मुस्लिम एमपी ही जीते हैं, चाहे वो तारिक अनवर कटिहार से हो या किशनगंज से मोहम्मद जावेद हो। तो कुल मिला करके खतरा तो एआईएम बिल्कुल सीमांचल में ही नहीं, अब तो पूरे बिहार में मुस्लिम पॉलिटिक्स 18% पॉपुलेशन है जी। तो जो दिल्ली में आपने देखा है, यदि कांग्रेस साथ ले लेगी तो वो एक एकजुटता दिखेगी, कांग्रेस खिलाफ ले लेगी तो देखिए मुस्लिम वोटर्स का ट्रेंड है जो बीजेपी को हरावे उसको देना है।
और वहाँ तो दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों ने के भी वोट मिले हैं। अब तो ये भी दावा मैंने देखा, कई मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने दावा किया कि नहीं मुसलमानों ने भी वोट दिया बीजेपी। तो मुस्लिम वोट तो आईएम तो एक फैक्टर है ही, आपने ठीक ही कहा। जी। अगर हम मायावती की बात करें, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे शाहबाद के क्षेत्र में मायावती का भी अपना एक वोट बैंक है। अभी जो जमा खान है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, पहले उन्हीं की पार्टी में थे, अब जेडीयू में है, वो कितना बड़ा फैक्टर रहेगा? देखिए अभी तो मायावती ने आज ही अनाउंस कर दिया जी कि बिहार में हम अकेले लड़ेंगे, सभी 243 सीट पर लड़ेंगे। जी। वहां भी दिल्ली में बसपा का कैंडिडेट सभी 70 सीट की लड़ा था। एक जगह तो मैं देख रहा था काउंटिंग में कि एक आध दो राउंड में वो बीएसपी का कैंडिडेट लीड भी करने लगा। लेकिन फैक्टर तो है ही, आपने ठीक कहा कि खासकर जो यूपी का नेबरिंग इलाका है, खासकर जो रविदास बहुल्य जो जहाँ वोटर्स अधिक है, आज भी वो बसपा के हैं। अब तो कैंडिडेट कहीं होता है तो कुछ कैंडिडेट की अपनी भी एक ही स्थिति होती है। जैसे जमा खान ही जीते थे तो उनके खुद के वोट और बसपा का भी वहां रहा था जी। तो एक फैक्टर तो कहीं ना कहीं वो एंटी बीजेपी वोट तो बटेंगे जी। लेकिन बसपा लड़ेगी। जैसा आज ही मायावती का बयान मैंने देखा है कि बिहार में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और सभी 243 सीट पर लड़ेंगे। तो उनकी तो स्ट्रेटजी सामने दिख चुकी है, अब वो जिस किसी को हिट बैक करे। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है और कहीं ना कहीं अब ये बातें सामने आ रही है कि जो इस साल का दूसरा चुनाव है, यानी कि बिहार का विधानसभा चुनाव, उसमें भी जीत हासिल करने के लिए एनडीए पूरी तरीके से तैयार है। जहां एक तरफ एनडीए के सारे घटक दल जो है वो एकजुट होकर तैयारियों में लग गए हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक तैयारियां शुरू भी नहीं हुई है। जहां एक तरफ राहुल गांधी कब आते हैं कब जाते हैं ये नहीं पता चलता, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अलग यात्रा करते हैं। तो हर जगह चर्चाएं ये भी हो रही है कि इस चुनाव में आखिरकार कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी। क्या पिछली बार की तरह उनको 70 सीटें मिलेगी? क्योंकि खबरें हैं कि 70 सीट देने को राजद तैयार नहीं है। तो किस तरीके की माहौल रहेगी और ये सारी चीजों को लेकर तेजस्वी यादव के लिए कितना खतरा है, राजद के लिए कितना खतरा है, ये देखना लाजमी रहेगा जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।